जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सद्दाम और स्पर्श एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास बिहार बोर्ड भौतिकी और जीव विज्ञान और जीव विज्ञान का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और भरने वाला ये तो दिया ही रहता है बुक में। आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय से शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज किया। ठीक है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो सभी जीवों कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिकाओं में मूलभूत कार्य करने का क्षमता, अतः इसे कहते हैं जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कौन सा कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय श्वसन स्थल है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए आपके। तेजी में करते हैं, समय कम आपका बर्बाद हो और क्वेश्चन आंसर का जवाब सारा आपको पता चल जाए। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है। कोशिका के नहीं 2 अंगों के नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है। कोशिका के 2 अंगक माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में डीएनए पाया जाता है। भोजन संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय एवं सजीव होती है। कोशिका झिल्ली के चयनात्मक परागमय झिल्ली क्यों कहते हैं? कोशिका झिल्ली द्वारा ही पादप शरीर के अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, इसलिए इसको चयनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। 11 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ा जाए। बारह नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? नहीं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? गोल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट का खाद्य संचय का कार्य करता है। अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, चिकनी और दानेदार। कौन सा कोशिकीय रचना जीन वाहक है? डीएनए। क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिक धागे क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। जीन किसे कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? क्रोमोसोम का निर्माण एलिकिल मैट्रिक्स, क्रोमैटिक्स, क्रोमोनिमाटा और सेंट्रोमियर घटकों से होता है। केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका केंद्र के अंदर केंद्र द्रव्य में पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होती है? सिर्फ विसरण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के द्वारा होता है। पौधों में मूल रोम द्वारा जल में अवशोषण के किस क्रिया का उपयोग होता है? परागण द्वारा होता है। जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिकीय से किस क्रिया द्वारा होता है? कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक है। एक ऐसा कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है, अमीबा है।
आगे बढ़ा जाए, 28 नंबर देखा जाए। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करती है, जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है कोशिका की संख्या। ठीक है, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? मैक्स मूल्ज। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? विर्चो ने बताया था। ठीक है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? सेलुलोज के कारण। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अंतःद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? उत्तर चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और क्षुद्रतरी अंतःपर्दवी जालिका, दो भाग है। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। चलिए 35 तक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीस नंबर, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थ का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? केंद्रक छिद्रों के द्वारा। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में। RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 40 तक हो गया। चलिए, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? सेंट्रोमियर पे। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? टेलीमियर। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितनी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? पतले और लंबे तार की तरह। माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोनलास्ट। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर देखते हैं। गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कुंडिकाओं या सिस्टर्नी। क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुदा को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है? झिल्ली के अभाव में। फूलों के विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिया जाए। निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं? राइबोसोम, इनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसके बाद है राइबोसोम के बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया। इनमें उपस्थित कोशिकाएं श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। क्रिस्टी से यह अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। हरित लवक देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों के और बीज के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं एवं भोजन संश्लेषण में सहायक हैं। गुणसूत्र के बारे में देख ले। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत सूचना प्रेषित करना। गोल्जी यह संश्लेषण पदार्थ का संचय, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिकाओं के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। कोशिका का मुख्य स्वरण अंगक है कि लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है और कुछ परिस्थितियों में इसमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। पादप कोशिका विभाजन के समय
कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है। आगे बढ़ा जाए। 2 के बारे में कह रहा था लेकिन हमने सभी के बारे में बता दिया जितना दिया है। रितिका राजधानी जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करती है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों के कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती है। पादप कोशिकाओं में यह स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति यह कोशिका का निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाती है। कोशिका झिल्ली यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिकी सहायता प्रदान करती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रित करती है। जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक है। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में देख लिया जाए। कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। अंतःकोशिकीय पदार्थों के अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। जिस कोशिका में रहता है उसी आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। वह नाभिक क्षेत्र में न्यूक्लियोइड्स कहलाता है। इस कोशिका का द्रव्य के साथ साथ सीधा संपर्क होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? पादप कोशिका सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। लवक पाए जाते हैं। और देख लेते हैं क्या कहें। हाँ, रिक्तियाँ बड़ी होती है। सेंट्रोसोम नहीं होता है। गोल्जी उपकरण डिक्टियोसोम के रूप में होता है। प्रायः आकार में बड़ी होती है। जंतु कोशिका के बारे में देखिए, कोशिका भित्ति नहीं होती है। लवक भी नहीं होता है। रिक्तिका नहीं होती तो यह बहुत छोटी होती है। सेंट्रोसोम होता है। गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होता है। अपेक्षाकृत आकार में छोटा होती है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बिल्कुल मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों का। गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोशिका में गोल्जिकाएं ना हो तो अंतःद्रवी जालिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर आवश्यक भागों का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण बहुत से एंजाइम व हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। इन सब से कोशिका का जीवन कम हो जाएगा। कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहा जाता है और क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होती है। यह एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं अथवा ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। एंड्रोसाइटोसिस किसे कहते हैं? कुछ एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि वो अपनी बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं और इनका कार्य क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर। चलिए, लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट, वर्णीय लवक या क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। कार्य है ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्ट्रोच प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक है। केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र क्या कार्य करती है? 8 नंबर क्वेश्चन। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है।
जीन की आनुवांशिक इकाई क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। हाँ चलिए, क्योंकि जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं इसलिए इनको आनुवांशिक इकाई कहते हैं। विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है? विसरण यह क्रिया पदार्थ के तीनों अवस्थाओं गैस तो ठोस में होती है। इसमें अर्धपरागमय झिल्ली होना आवश्यक नहीं है। प्रासरण में देखते हैं, यह क्रिया केवल द्रव के पदार्थ में होती है और इसमें दो भिन्न साधारण घोलों के मध्य अर्धपरागमय झिल्ली होना आवश्यक है। जीवों में पदार्थ के परिवहन की आवश्यकता है। जीवों में 11 नंबर क्वेश्चन, जीवों में उपयोगी का उनमें मूल स्रोतों के शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुप्रयोग या हानिकारक पदार्थ को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। पदार्थ के परिवहन में कोशिका में मौजूद कोशिका झिल्ली मुख्य भूमिका निभाती है। यह कार्य विसरण एवं परासरण क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जबकि पौधे अपने मूल रोम से जल का अवशोषण परासरण द्वारा करते हैं। अतः जीवों में पदार्थों के परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में क्या अंतर है? क्रोमोसोम गुणसूत्र क, क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित धागों से के रूप में दिखाई देता है। क्रोमोसोम बेलनाकार होता है। क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स तथा क्रोमैटिड अर्धगुणसूत्र का। 2 समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है। क्रोमैटिड बेलनाकार नहीं होते हैं। क्रोमैटिड के कोई भाग नहीं होते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य लक्षण क्या है? इसका सामान्यतः आकार बड़ा होता है, कम है। यह केंद्र द्वारा केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इनमें 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इनमें केंद्रिका पाई जाती है। आगे बढ़ें। इसमें झिल्लियां से बनी कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विधियों से होता है। इनमें अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, वायरसों में शरीर का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? सजीव का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो झिल्ली के जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इससे चलते इसकी सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है। चिकनी अंतःद्रवी जालिका तथा खुरदरी अंतःद्रवी जालिका में मुख्य अंतर क्या है? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि चिकनी अंतःद्रवी जालिका पर राइबोसोम नहीं होता है, ये लिपिड को स्वारित करती है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। एक यूकेरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा नामांकित चित्र बनाए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, खाली चित्र है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा चित्र का। ये रहा चित्र, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाला जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, चित्र दिखाना है इसमें भी। चलिए चित्र देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा देखते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया की रचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। कार्य, इनमें उपस्थित कोशिका श्वसन की एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए को कोशिकीय ऊर्जागृह कहा जाता है। यह ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट के रूप में जमा रहता है। कोशिकाएं नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। तीसरा, क्रिस मिट्टी के अंदर का झिल्ली का सतह क्षेत्र बताता है। माइटोकॉन्ड्रिया की रचना में देख सकते हैं लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतरों को स्पष्ट करें। यूकेरियोटिक कोशिकाएं यह विकसित कोशिकाएं हैं। इसका आकार प्रायः बड़ा होता है, वास्तविक के दूर उपस्थित होते हैं। सभी पादपों और जंतुओं में मौजूद रहता है। केंद्रिका पाया जाता है। अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में देख लेते हैं क्या है। यह खाद्य कोशिका है। इसका आकार प्रायः छोटा होता है। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहते हैं। केवल जीवाणु एवं
साइनोबैक्टीरिया में मौजूद रहते हैं। केंद्रिका नहीं पाया जाता है, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम की संरचना को सचित्र दिखाना है चित्र से, तो आप लोग चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक का क्या कार्य है? चित्र सहित संरचना के उल्लेख करें। देख सकते हैं, फोटो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। कार्य देख लीजिए जाए क्या क्या कार्य है। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास एक परिपक्व को निर्धारित करता है। 4 नंबर देखा जाए। केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन RNA उत्पन्न करता है। केंद्रीय कोशिका के भीतरी संपन्न होने वाली सभी उपायचयी या जैविक तथा रासायनिकों का नियंत्रण करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। सात नंबर, कोशिका झिल्ली पदार्थ के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है? पदार्थों के परिवहन में जब ऊर्जा को आवश्यकता नहीं होती है तो इस प्रकार के परिवहन को निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। इसके विपरीत जब पदार्थों के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऐसे परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। कुछ एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका का इस योग्य बनाता है कि वो अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों को अभिग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है। तीसरा, अल्पसारी समयरासारी अति परासी। बिलियनों में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाला जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अल्पसारी के बारे में देख लीजिए लोग। अल्पराश्री के बारे में, जब कोशिका को अल्पराश्री बिलियन में रखा जाता है तो बाहर के बिलियन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और इस क्रिया को अंतःपरासरण कहते हैं। समपराश्री बिलियन। समपराश्री बिलियन में डालने से जितना पानी कोशिका के अंदर जाता है उतना ही बाहर आ जाएगा, जिससे कोशिका के आयतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं। तीसरा, अतिपराश्री बिलियन। जब कोशिका को अतिपराश्री बिलियन, ऐसा बिलियन जिनकी सांद्रता कोशिका के बिलियन की तुलना में अधिक होती है, में रखा जाता है, तब कोशिका के अंदर से जल निकलकर बाहरी बिलियन में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया को बहिःपरासरण कहते हैं। इस क्रिया के दौरान भी जल अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका से बाहरी आने वाली जल की मात्रा कोशिका के भीतर जाने वाली जल की मात्रा से अधिक होता है। फलस्वरूप कोशिका सिकुड़ जाती है। किसी को PDF चाहिए तो इतना पे व्हाट्सअप करेंगे 81 78 78 16 11 व्हाट्सअप करेंगे, प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF इसका। आज के लिए इतना ही पाए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।